हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को और एनहेंस करने के लिए, धार देने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, यूजीसी कॉमर्स नेट का प्रीवियस पेपर, ताकि हम लोग ये पता चल पाए कि कौन कौन सा टॉपिक आगे हम लोग कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब आप भी पढ़ें तो आपको भी पता रहे इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या अभी तक आए हुए हैं, तो इसको हमको ज़्यादा इफिशिएंटली तरीके से, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम लोग को पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको डिटेल अध्ययन किया जाए। तो हम लोग कई क्लासेस देख चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़े थे, आगे हम लोग और कंटिन्यू किए हुए हैं। तो हम लोग अभी जून 2013 तक की चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस पेपर को। आज हम लोग को देखना है दिसंबर 2013 का सेकेंड पेपर। उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कुछ चीज़ों को डिटेल इसमें अध्ययन करेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन में अध्ययन करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन, वी आर गोइंग टू टॉपिक। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पेपर है वो कब का है? दिसंबर 2013 के ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेकंड पेपर है। आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस रिलेटेड चीज़ें होती है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर, रिसर्च एप्टीट्यूड, एक्सेट्रा चीज़ों को पूछा जाता है। सेकेंड पेपर ये होता है और थर्ड पेपर एक होता है 75 क्वेश्चन का। अब तो दोनों मिला करके 100 क्वेश्चन हो रहा है। तो आगे जब 2018 से क्वेश्चन चेंज होगा तो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें देखते हैं। देखिए, हु इज़ द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि फाइनेंशियल कोई मैटर्स है, इस फाइनेंशियल मैटर्स पर कौन इसको सलाह देता है राजकोषीय चीज़ों पे। तब जानते हैं उसका कौन होगा? आरबीआई। आरबीआई क्या है? एक तरह से गवर्नमेंट का एडवाइजर है, राइट। एडवाइस देता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे नोटबंदी की डिमोनेटाइजेशन को लेकर के है, तो डिमोनेटाइजेशन में देखेंगे रघुराम राजन जी थे, रघुराम राजन जी, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया, उन्हीं को हटा करके एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो कौन है जो डिमोनेटाइजेशन किए? उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, इन्होंने आकर के मोनेटाइजेशन किया, क्योंकि इनका कोई अप्रोच अलग था, इनका कोई अप्रोच अलग था, इसलिए ये चीज़ें हुई। ओके, लेकिन यहाँ पर एडवाइजर देती है। नेक्स्ट है, ये चीज़ समझ गया कि आरबीआई है, आरबीआई गवर्नमेंट को सलाह देगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एनएमसी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एनआईपी, द इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। अब ये क्वेश्चन जो नहीं बताएगा, समझ लीजिए कि उसका कोई भी तैयारी नहीं चल रहा है या क्लास नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप 2013 का ही जून का सेकेंड पेपर देखेंगे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। तो ये किससे रिलेटेड था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी से, राइट। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? 11th प्लान का था, 11th 5 ईयर प्लान, राइट। नेक्स्ट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, क्या है? द कंपटीशन से है। और नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है। तो ये देखिए कितना इजी हो गया। दो चीज़ें आप अगर कैलकुलेट कर लेते तो ये चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो सकती थी, राइट। तो इसीलिए स्टडी का महत्व है। जैसे मान लीजिए कि सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन ये तो आ गया ना, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। ओके, अब ये चाहेंगे कि ये भी गलत हो जाए, तब तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत क्लोज चल रही है। ओके, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। एक क्योटो एक प्रोटोकॉल है, क्योटो शहर। ओके, यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था, किसके लिए? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, राइट। उसी को पूछा गया है, तो उस समय हुआ था इसलिए पूछा गया था। प्रेजेंट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्योंकि जो करंट में होगा उसको पूछा जाएगा, राइट। नेक्स्ट, उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड किससे रिलेटेड है? उरुग्वे राउंड रिलेटेड गैट, ओके। तो उरुग्वे राउंड किससे रिलेटेड है? गैट से। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ओके, 1947। और यही जाकर क्या बनेगा 1 जनवरी 1995 को WTO, राइट। तो ये ध्यान रखा रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सी चीजें नहीं आती हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। जानते हैं इस समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन चल रहा है? 2019, राइट। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, बैंकिंग इंडस्ट्री, ए एंड बी। तो ए एंड बी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री एंड सर्विस प्रोवाइडर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, ये भी दोनों आती हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन साइड से बाहर है, राइट। ये कंज्यूमर की तरह, क्योंकि न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़ देना किसी के लिए गलत हो सकता है, किसी सही हो सकता है, क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, कोई व्यक्तिगत सर्विस दे रहे हैं आप, मान लीजिए हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम कंज्यूमर के अंतर्गत थोड़ा ही आ जाएंगे, राइट। ये नेक्स्ट चलते देखते हैं। Which of the following is true regarding the प्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जो प्रोड्यूस प्रिंसिपल्स, अगर आप इससे पहले वाला पेपर जो देखे होंगे, अगर कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं तो ये प्रोड्यूस प्रिंसिपल आया था, ओके। प्रोड्यूस प्रिंसिपल रेखांकन का सिद्धांत है। ये रेखांकन सिद्धांत क्या बताता है? प्रोड्यूस प्रिंसिपल मीन्स कि भविष्य में यदि प्रॉफिट होने वाला हो, ओके, और भविष्य में लॉस होने वाला हो, इन फ्यूचर, ओके, फ्यूचर, तो किसका अकाउंटिंग में ध्यान रखेंगे? तो यहाँ पर बताया गया है प्रोड्यूस प्रिंसिपल ने कि लॉस को ध्यान में रखते हैं, दैट इज प्रोड्यूस प्रिंसिपल्स, राइट। टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेज, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट, टेकिंग केयर ऑफ द इन्वेंट्री एंड डिप्रिसिएशन, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस। तो फ्यूचर लॉस होगा तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, यही इसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज? जानते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में क्या है? सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज किस लिए होता है? जो रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए होता है, रिव्यू जनरेशन या क्रिएशन रिवेन्यू के लिए, उसके लिए होता है। जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन किस लिए रहे होंगे? लोन लिए होंगे कोई कैपिटल के लिए, कैपिटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल के एसेट्स के लिए, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their books showed goodwill at 3,000. C admitted 1/4 share of profit and bring 10,000 on capital, but he not able to bring a cash share of goodwill 3,000. How will you treat this? Goodwill is raised 12,000. C remains debt for 3,000. C account debit 3,000. goodwill, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ओके। जो भी इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये गुडविल 3,000, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस टाइप की नहीं है, राइट। इसको क्या किया जाए? नेक्स्ट है, इफ देयर ए म्यूचुअल इंडेप्टनेस। अब जानते हैं कि आपसी कोई ऋणग्रस्तता है बिटवीन द ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी जानते हैं कि यदि हस्तांतरण कंपनी का हो रहा है, एक दूसरे में विलय हो रहा है, तो जो ट्रांसफर कंपनी जो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर जिसमें के अंदर जा रही है, ओके। इन बिजनेस कॉम्बिनेशन व्हिच ऑफ फॉलोइंग, इन बिजनेस कॉम्बिनेशन जानते हैं, दो लोग संयोजन हो रहा है, सम्मिलन। तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी, नॉन ऑफ द अबव। इसमें कौन सा होगा? ए, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। जो ट्रांसफर कंपनी है उसके में कोई भी रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम
रेशियो, यदि प्रॉफिट वैल्यू रेशियो इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे क्या अंदाजा लगाएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इंक्रीज सेलिंग प्राइस, अल्टरनेटिव सेल्स मैक्सिमम, रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों तीनों, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस हो रही है, अल्टरनेटिव सेल्स मिक्सचर हो रहा है, राइट। ये आपका दोनों हो सकता है, सभी। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट विच, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप, स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द एग्रीगेट लेवल, डील्स विद द टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, स्टडी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो रियल में हम क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, रियल में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं, डील्स विद द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, बिजनेस में हम किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करेंगे, इसी को हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो, यदि क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो है तो क्या हुआ, शॉर्ट डाउन पॉइंट, स्लस्टिकी थ्योरम, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम शॉर्ट डाउन पॉइंट लाइफ टाइम के लिए रखेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। यदि कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्शन कर रही है और उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको शॉर्ट डाउन पॉइंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो हो जाए, जीरो, तो समझ लेना है कि ये टू कम्युनिटी आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, राइट। यदि कहा जा रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, राइट। नेक्स्ट है स्लटस्की थ्योरम एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए पॉसिबिलिटी कर्व किसके लिए हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, और स्लटस्की थ्योरम के जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के द्वारा हो जाएगा। तो समझ गए, इस प्रकार से देखिए दो तीन चीज़, ये तो हो सकता है आए ना आए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये तो लाइफ टाइम याद रखिए, जब तक कॉमर्स पढ़ रहे हैं। हमारा शट डाउन पॉइंट क्या होता है, प्राइस कितनी हमारी हो जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, और क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो हो जाए, तो दैट गुड्स आर टू कमोडिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, राइट। नेक्स्ट we are going to next question. Next है the demand curve has negative slope showing inverse relation between the price and the quantity demand। सही बात है, जो डिमांड की कर्व है, यदि ये स्लोप डाउनवर्ड की तरफ है तो जानते हैं कि नेगेटिव है, ओके। तो जब ये प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, और क्वांटिटी प्राइस यदि इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। इसलिए दिस अप्लाइज ओनली द गिवन गुड्स, इसी पर ये लागू नहीं होता है। अगर जानते होंगे तो गिवन गुड्स क्या है, ये इसका एग्जम्पशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। दिस अप्लाइज ओनली से तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, और गिवन गुड्स पर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, द कंज्यूमर is said to be in equilibrium when he plans his expenditure on X, Y and Z quantity in such a way that unlimited attention। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये क्यों होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, उसकी X की प्राइस कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y की प्राइस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Z और प्राइस ऑफ Z क्या है, और टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्वांटिटी क्या है। ये जब इक्वल हो जाएगा तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम हो जाती है, राइट। सिंपल सी बात समझिए कि तीन गुड्स हैं, तीन गुड्स को जब इक्वल हो जाए, ये भी खा सकते हैं, उतना ही यूटिलिटी मिल रही है, ये भी लेंगे उतना ही यूटिलिटी मिलेगी, ये भी लेंगे उतना ही यूटिलिटी मिलेगी। तो इन दिस कंडीशन में ऐसे समझिए कि दैट यू आर ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, आप इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में हैं, तो अब क्या करें, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और जब तक आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ए वाला अच्छा है, बी वाला खराब है, बी को ज़्यादा लेना है, सी को नहीं लेना है, तब तक समझिए कि आपका इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट। यही यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन होती है उसमें ध्यान रखिए फर्म और इंडस्ट्री बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग होती हैं दोनों। फर्म क्या है, ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जब ज़्यादा मिल जाएंगी दैट इज फर्म, ओके। तो सॉरी, फर्म
एक है, और फॉर्म जब ज़्यादा मिल जाएगी तो उसको इंडस्ट्री कहा जाएगा, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ओके, तो फॉर्म, तो इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइंड करती है, फॉर्म उसी को हायर करती है, राइट। ये परफेक्ट कंपटीशन की पहली क्वालिटी है कि फॉर्म, जैसे मान लीजिए कोई एक्स फॉर्म है और यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी कोई भी फॉर्म है, बहुत मिला करके इंडस्ट्री बनेगी, तो जो ये प्राइस डिटरमाइंड होगी उतना ही इनको रखना पड़ेगा एक्स को। इसी को कहा जाता है प्राइस टेकर, कि प्राइस टेक करती है, लेती है फर्म। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में क्या होगा, होमोजोनियस प्रोडक्ट प्राइस मेकर, एक प्रकार की क्वांटिटी होगी उसको। मोनोपोलिस्टिक में हेट्रोजीनियस, और ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक्स से रिलेटेड है। देखिए यहां पर क्या है, फिशर। फिशर किससे रिलेटेड है, इंडेक्स नंबर से। ओके, कार्ल पियर्सन, वेज थ्योरम, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, कार्ल गॉस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये समझ गए कि फिशर का सूचकांक, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट, थ्योरम इनवर्स प्रोबेबिलिटी, कार्ल गॉस का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, the law of statistics which say moderately large number of items chosen at random from a large groups possess the characteristics of large group it refers to क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है, द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज है, नंबर्स है, ये नॉन क्या है। ओके, इसमें क्या होता है, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है। ओके, ये थ्योरी क्या है, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। यहाँ पर सिंपल देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैक्सिमम डाटा रखेंगे उसमें से यदि सैंपल लेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का अनुसार डाटा कलेक्ट होगा, राइट। और उसी को थ्योरी का आगे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर बताता है कि लार्ज नंबर से लेंगे तो, और जितना ज़्यादा लार्ज नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, a distribution where the value of the arithmetic mean is maximum as compared to median and mode is। देखिए जो लोग क्लास देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की चीज बताया था कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, जहां पर क्या होगा, मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे, दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, मीन मीडियन मोड। ओके, दैट इज नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, मीन मीडियन मोड। ओके, इस किसमें मिल रहा है आपको, बता दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू अरिथमेटिक मीन इज मैक्सिमम। अरिथमेटिक मीन मैक्सिमम किसमें है, इसमें है कि नहीं है, कि एम से ये बड़ा है, जेड से ये बड़ा, तो ये मैक्सिमम ज़्यादा होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव स्क्यूड है, तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अगर मान लीजिए देता है मैक्सिमम जगह तो मिनिमम दे देता है, मिनिमम तो क्या हो जाता है, ये वाला तो मिनिमम हो जाता है कि नहीं, मोड सबसे ज़्यादा, मीडियन उससे कम, इससे ज़्यादा ये होता है नेगेटिव स्क्यूड। ओके, और जब ये आता है कि किस में इक्वल होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल एज कंपेयर्ड मीडियन एंड मोड, तो हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन केरला। देखिए केरल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करना है, मोर देन अदर तमिलनाडु, तमिलनाडु से ज़्यादा है। दिस स्टेटमेंट एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, कैजुअल हाइपोथेसिस है, कोरिलेशन हाइपोथेसिस है। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, राइट। डिस्क्रिप्टिव क्यों है, क्योंकि ये बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जो केरला की है, तमिलनाडु की है, उससे एक्सपेक्टेशन रेशियो, जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव हो जा रही है। और डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये मैं अलग से क्लास पढ़ाया भी हूँ, तो आप जा करके देख सकते हैं। रिसर्च मेथोलॉजी की
प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप देख लेंगे कि कैसे हाइपोथेसिस फ्रेम होती है, कितने प्रकार की होती है, तो उसमें डिटेल बताया भी गया है। ओके, नेक्स्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इवेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ओके, तो इंटरपर्सनल कर क्या होगा, जब यदि आप इंटरपर्सनल कर रहे हैं तो ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, राइट। और यदि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इवेंट है तो क्या होगा, ये पर्चपच हो जाएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, एलिमेंट किस तरह का सब तैयार करते हैं, कोई कम्युनिकेशन आप करने किस बात करने वाले हैं, और बोला जाए एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इवेंट, जो कम्युनिकेशन इवेंट है उसका एलिमेंट क्या होगा, तब बताएंगे, उसका उद्देश्य बताइए तब बताएंगे, पर्पज क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पर्पज का, ये होगा डेवलपमेंट विल वर्क, डेवलपमेंट विल टू वर्क, किस प्रकार से डेवलप करेंगे, राइट। और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या होगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। देखिए ऑब्जेक्टिव एंड गोल में क्या डिफरेंस है, ये समझिए, गोल या एम्स, ओके, ये विजन। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कई प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो एम होता है वो एक होता है। जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मेन जो इस्टेब्लिशमेंट का पर्पज है क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट इज योर एम, दैट इज योर विजन। लेकिन जब वहाँ पर पढ़ाने वाले व्यक्ति का उद्देश्य होगा अच्छा पढ़ाना, कलर का काम होगा अच्छा कलर का टाइपिंग वाइपिंग चीज़ें करना, एडमिशन वाला काम होगा अच्छा से एडमिशन कराया जाए, जो चपरासी काम होगा अच्छा साफ सफाई चीज़ों को ध्यान में रखा गया होगा, प्रिंसिपल का काम मैनेजमेंट करना, ये सब सबका उद्देश्य अलग अलग हो गया। इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उस सबका उद्देश्य क्या होगा, गोल को पूरा करना, राइट। ऑब्जेक्टिव पर्सनल पर अलग अलग होंगे, लेकिन तो इसमें कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ए बिजनेस विच हैज ए ग्रोथ रेट बट ए वीक मार्केट शेयर ऑफ रिफर टू एज। ओके, ये कैसे तैयार होता है, इस पर क्या है, ग्रोथ, ओके, ये रिलेटिव शेयर, राइट। इस शेयर कितना होगा, लो हाई, लो हाई, ओके। यहाँ स्टार है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ डॉग है, और यहाँ पे कैश काऊ है, ओके। इसी को यहाँ पूछा जा रहा है कि बोल्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का बिजनेस विच हाई ग्रोथ रेट, देखिए ग्रोथ रेट कहाँ है, हाई, यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट हाई पे है, बट वीक मार्केट शेयर क्या है, लो है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हाई पे क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे अब इसी को समझिए, इसे हाई दे दिया है, हाई ग्रोथ रेट बट वीक मार्केट शेयर रेफर्ड टू, तो हाई ग्रोथ रेट है, मान लीजिए किसने देता कि लो ग्रोथ रेट, और हाई रिलेटिव शेयर, तो कैश का हो जाता है, ओके। और यहाँ सिंपल सी बात यह है, ऐसे समझने के लिए कैसे इसको समझें, क्योंकि ये तो कैश का डॉग और ये सब क्या है, इसका मतलब देखिए क्या है कि यदि कोई प्रोडक्ट का ग्रोथ देखना है कि उसका मार्केट शेयर कितना है, ये सब चीज़ों को देखना है, राइट। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए एक पढ़ा लीजिए कैश काऊ वाली, ग्रोथ रेट लो है, रिलेटिव शेयर हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि भले ही विकास उसका कम हो रहा है प्रोडक्ट का, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पर सेल हो रहा है। तो समझिए क्या है कि कैश काऊ है, वो गाय ऐसी है जो कि लिमिटेड तरीके से दूध दे रही है, कैश काऊ मीन्स मिल्क दे रही है, कैश दे रही है, पैसे दे रही है, क्यों दे रही है, क्योंकि विकास ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है, लेकिन मार्केट में लगभग चारों तरफ छाया हुआ है, इसलिए कैश काऊ है। अब मान लीजिए कि ग्रोथ रेट लो है, ओके, और शेयर भी लो है, तो समझिए कि डॉग की तरह है, कुत्ते की तरह है। तो क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से इसको देखते हैं। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नो आइडियाज आर एवर क्रिटिसाइज and the more radical the ideas are the better are the rules of huge decision making process। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी आइडिया को निंदा नहीं करना है,
और मोर रेडिकल द आइडियाज ऑफ द बेटर, और जितना रेडिकल आइडिया होगा, जितना खतरनाक, जितना जो आप सोच सकते हैं सोचिए, और कोई भी वो बेटर ही होगा, आइडिया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या क्या कहा जाता है? दैट कॉन्सेप्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मस्तिष्क झंझावत जिसको कही जाती है। मस्तिष्क झंझावत में से समझिए, ये कोई भी जीवन में भी ध्यान रखिए, डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, यदि कोई भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत चीज़ों को आप देख रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं? उसका सिंपल सी बात है कि उस समस्या को और बड़ी समस्या बना दीजिए। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें अभी दिख रही थी थोड़ी थोड़ी, वो ज़्यादा दिख जाएंगी। यही ब्रेन स्टॉर्मिंग है एक तरह से, कि थोड़ी प्रॉब्लम को और बढ़ाइए। जिस मान लीजिए डिसीजन लेना हो कोई, आप जो बोल रहे हैं कि अच्छा ये सोच के डिसीजन लीजिए, हो सकता है डिसीजन अप्रूव ना हो रहा हो, उसके लिए क्या ऑप्शन है कि दे दीजिए, जो सोच सकते हो सोचो, सभी विचार लाओ, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसमें से हम बेस्ट सर्च करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो वो निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम को और बड़ा प्रॉब्लम कर दीजिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको जो चाहते हैं, जो आंसर देना चाहता है, जो रिप्लाई करना चाहता है, जो अपना व्यू देना चाहता है, जो एडवाइस देना चाहता है, सबके स्वतंत्रता है। देखिए वो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, जैसे एक सिंपल से बताऊं, गांव घर के एग्जांपल में, जैसे साइकिल पंचर हो जाती है कभी कभार, कभी कभार ऐसा होता है कि पंचर चेक कराएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और साइकिल पंचर भी हो जाएगी एक दो दिन में, हवा निकल भी जाएगा। तो उसके लिए क्या होता था, देखे होंगे जो मैकेनिक होते थे, उसमें क्या करते, ज़्यादा हवा भर देते थे। इससे क्या होता था, जो ही उसमें एयर ज़्यादा जाएगी, जहाँ पे थोड़ा सा भी, जहाँ से लिंकेज होकर के हवा निकल रही है, वहाँ से ऑटोमेटिक हवा निकल के तेज हुई निकल जाएगा और वहाँ पंचर आ जाएगा। इससे क्या पता चला, अगर हवा न भरते तो डेली परेशान रहिए तब। अब तो वहाँ क्या किया गया, प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया गया वहाँ पे। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। उसी तरह से लाइफ में हर जगह चीज़ें हैं। हो सकता है कि थोड़ी कम चीज़ें आ रही हैं तो नहीं समझ में आ रही हैं, हो सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा तो समझ में आने लगेंगी चीज़ें। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा थोड़ा सा प्रॉब्लम को, इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कही जाती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड नीड्स थ्योरी व्हिच ऑफ द नॉट मोटिवेटेड नीड। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, आप एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी नाम सुने होंगे, सब लोग सुने होंगे, जिसके फाउंडर अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इसमें एक मीन्स क्या होता है, एप्रिसिएशन नीड, राइट। बी मीन्स अचीवमेंट नीड्स, और पी मीन्स पावर नीड। तो कौन सी नीड नहीं है, नीड फॉर सिक्योरिटी, राइट। और इसको यदि आपको ऐसे समझिए, इसको भी कोरिलेट करना हो, जैसे कल मैं किया था, एक अगर क्लास कोई देखा होगा तो मैं उसमें किया था, जिसमें मैस्लो का 1 2 3 4, इस बात को ध्यान रखें कि मैस्लो को ही सब लोग कन्वर्ट किए हैं, इसलिए मैस्लो कॉन्सेप्ट जीवन भर नहीं भूलना चाहिए, राइट। मैस्लो को डेफिनेटली याद रहना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ाया गया था। तो इस तीनों को क्या कहा गया है, एफिलिएशन, राइट। इसको अचीवमेंट और नीड फॉर पावर। ओके, ये ध्यान रखना कि अगर आ जाए ऐसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैक्लेलैंड क्या कहते हैं, तो नीड फॉर पावर कहते हैं, राइट। अगर पूछ दे कि सेल्फ स्टीम को मैक्लेलैंड क्या कहते हैं, तो नीड फॉर अचीवमेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान रखना है, राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे चल करके। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द मैनेजरियल ग्रिड डेवलप बाय ब्लैंक एंड माउंटेन। ब्लैंक माउंटेन जानते हैं, मैनेजरियल ग्रिड डेवलप किए हैं। ए मैनेजर हु हैज हाई कंसंट्रेशन फॉर प्रोडक्शन बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल इज नोन एज। तो प्रोडक्शन और लोगों की ओरिएंटेशन देखना है कि लोगों की सुझाव क्या है। ओके, तो देखिए इसको ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पीपल लिखें कि यहाँ पर टास्क लिखें, प्रोडक्शन। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये चीजें होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट, और ये दैट इज डिपेंडेंट, राइट। पहली बात। अब आप क्वेश्चन करिए
कि प्रोडक्शन डिपेंडेंट है कि जो, और मैनेजर हु है कंसिडरेशन प्रोडक्शन लीडिंग कंसर्न पीपल। लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं कि वर्क, तो आप कहेंगे कि जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, करें काम ना करें। लेकिन जो टास्क है, प्रोडक्शन है, वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? लोग पे करता है कि नहीं? लोग चाहें तो प्रोडक्शन करेंगे, न चाहे तो न करें, इसका मतलब स्वतंत्र ये हुए ना। लेकिन टास्क क्या इनसे काम करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। इसका मतलब क्या है? ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, इसलिए इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। ऑलराइट, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में, जिसमें मान लीजिए कि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो बनता है इस तरह से क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस क्यों लिखा जाता है? अभी लास्ट डिमांड पढ़े होंगे जस्ट पहले, तो पूछा गया कि प्राइस का प्रभाव क्वांटिटी पर पड़ता है, अभी पढ़े थे। ओके, वही लाभ डिमांड है। क्यों नहीं कहा जा रहा है कि क्वांटिटी का प्रभाव प्राइस पर पड़ता है? ये नहीं अभी कोई पढ़े हैं? अगर आप जानते नहीं हैं इस बात को, तो समझिए कि आप लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। यहाँ प्राइस क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि प्राइस से क्वांटिटी डिटरमाइंड होती है। प्राइस इंडिपेंडेंट है, क्वांटिटी डिपेंडेंट है। क्वांटिटी का प्रभाव प्राइस पर नहीं पड़ेगा, प्राइस का प्रभाव क्वांटिटी डिमांड पर पड़ेगा। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज करना है, ऐसा नहीं केवल यहाँ बताया जा रहा है। इकोनॉमिक्स में हर जगह जहाँ आपको दिमाग ना लगे कि हम कैसे इसको लिखें, कि एक्स एक्सिस पर क्या लिखें, सॉरी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पर क्या लिखें, तुरंत ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि सर ने बोला था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट चीज़ें लिखी थी, जिसका प्रभाव देखना होता है इस पर लिखा जाता है, और जिस पर प्रभाव देखना होता है इस पर लिखा जाता है, ऐसे स्टैटिकल भाषा में। राइट, तो चलते हैं और आगे चीज़ें ऐसे चीज़ें आती रहेंगी। पहले पॉइंट पर आते हैं, ब्लैक एंड माउंटेन पे। इसको ऐसे ग्रेड में डिवाइड कर दीजिए। राइट, पहले क्या ध्यान रखना है लिखते समय कि कोई कंपनी किस लिए स्टेब्लिश होती है। अगर मान लीजिए कि इसको डिवाइड कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डिवाइड कर दिया जाए। तो पहले कोई भी कंपनी किस लिए स्टेब्लिश होती है? प्रोडक्शन के लिए। तो पहले पर क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन, कोई चीज़ आएगी तो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 1 1, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदी आ रही है जो 1 1 पर चल रही है, वहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर 1 और 9 लिखा है, यहाँ पे 9 1 1 लिखा है, यहाँ पर 9 और 9 लिखा है। राइट, सॉरी यहाँ पर 9 1 होगा, इस बात को ध्यान रख रही। अब मैं भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मैं भी बताऊंगा कि यहाँ पे 1 क्यों कहा जा रहा है और यहाँ पे 9 क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पे 9 कहा जा रहा है और यहाँ पे 1 कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो पहला डिजिट है किसी में भी, वो किसको दिखा रहा है? प्रोडक्शन को। ओके, और दूसरी डिजिट क्या बता रही है? ह्यूमन रिलेशन को। और ये क्या होगा? ये लो है तो ये हाई है रिलेशन, ये लो है तो हाई है, अर्थात लोगों पर ओरिएंटेशन हाई है 9 की तरफ, और प्रोडक्शन करने वाली संस्था के साथ है 9 हाई साइड है। इसका मतलब प्रोडक्शन सबसे बेस्ट ये है। ओके, यहाँ पर क्या है? केवल क्या ध्यान रखा जा रहा है? इस पर ध्यान रखा जा रहा है कि काम एकदम कम हो रहा है, लेकिन हाई चीज़ें क्या है? बात तो सब चल रहा है। इसीलिए देखिए ये क्या है? ये लोग वाला है, और ये किसका है? डिपेंडेंट वाला, जो प्रोडक्शन हो रहा है। मीन्स एक प्रोडक्शन हो रहा है, बात 9 तरह की से पावरफुल हो रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लोगों पर भी ध्यान रखता है मैनेजर कम, और प्रोडक्शन पे कम ध्यान रखता है। यहाँ पर काम एकदम निकाल रहा है और व्यवहार पे कुछ ध्यान नहीं। ओके, यहाँ काम है, ये व्यवहार है, ऐसे समझिए। नहीं समझ में आता ऐसे समझिए। पहला अंक किसी में वो क्या है? काम है। काम मीन्स प्रोडक्शन, नहीं समझ, प्रोडक्शन। और दूसरा जो डिजिट है वो क्या है? वो है व्यवहार, बिहेवियर। तो अब आप भी अब क्वेश्चन पर आइए। अब आपको समझ में आएगा कि एक ब्लैक मोटर ने कहा कि हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एकदम हाई रखी जा रही है। तो प्रोडक्शन जानते हैं हाई कहाँ होगी? यहाँ होगी।
क्योंकि प्रोडक्शन पहले देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए, इसलिए प्रोडक्शन पहले दिया भी है, राइट। और लिटिल कंसर्न पीपल, मतलब कम लोगों पर ध्यान रखा जा रहा है। और एक देखिए ये है, क्यों है, क्योंकि 9 ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, इसलिए 9 लिखा जा रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसके लिए 9 प्रोडक्शन दे दीजिए और इसके लिए लो है तो 1 दे दीजिए, तो 9 1 जो होगा वही सही हो जाएगा, राइट। ऐसे समझना है। तो हाई प्रोडक्शन दिखा रहा है 9, लो प्रोडक्शन दिखा रहा है ये मैनेजमेंट। कितना इजी है, समझ गए यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग का कौन सा पर्पज नहीं है मार्केटिंग होलिस्टिक में? रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, होलिस्टिक मार्केट का मेन थीम नहीं, मेजर कंपोनेंट नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, दैट इज 3 टाइप्स आर कंपोनेंट्स मेन, ओके। नेक्स्ट है, which of the following legislation listed below does not form part of the marketing environment of India। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट इंडिया में नहीं है? तो ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द मोनोपोलिस्टिक एंड रजिस्ट्रिक्शन ट्रेड MRTP जिसको कहा था 1969, ओके। नेक्स्ट, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बोथ बी एंड सी मीन्स यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एंड मोनोपोलिस्टिक, ये क्या है, इसका पार्ट्स नहीं है, राइट। तो क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, राइट। द प्रिवेंशन ऑफ फूड ये भी नहीं है, द मोनोपोलिस्टिक एंड MRTP नहीं है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज क्या है, कस्टमर। सीधी सी बात है कि पोटेंशियल बायर और सेलर एक जगह कहीं है तो उसको कस्टमर कहा जाता है, सॉरी मार्केट, राइट, मार्केट है वो। कि अगर एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स आर प्रोडक्ट इज नोन एज क्या है, मार्केट। इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फिलिप कोटलर, व्हाट कंस्टिट्यूट द मार्केट स्टिमुलेटर। मार्केट में 4 P's मार्केटिंग, ओके। मार्केटिंग में 4 P's इन्होंने बताया, लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया है, मैकर्थी के द्वारा, ओके। नेक्स्ट, द फैक्टर द एक्सपर्ट द ब्रॉडकास्ट एंड डिपेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, कल्चर का। जिस व्यक्ति है, जिस मान मैं कल्चर में हूँ तो मेरा कल्चर ज़्यादा प्रभावित करने का ना, मान लीजिए कि मैं बौद्ध हूँ तो बौद्ध के लिए आप सोचिए, बौद्ध जो कपड़े पहने जाते हैं, आप सोचिए कि ये घड़ी, ये कोट या शर्ट, उनके लिए क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो कल्चर का सबसे ज़्यादा प्रभाव कंज्यूमर पर पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशन ऑफ द मोदिग्लानी मिलर मॉडल। मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच में बताया गया है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, एकदम सभी ये आ जाए ना, चाहे गॉर्डन हो, वाल्टर हो, कुछ भी हो, ये डिसीजन मेकिंग वाला हो, डिविडेंड डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिविडेंड का थ्योरी है, एनवाई अप्रोच और एनवाई अप्रोच, सभी में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ओके। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेज, यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, ये सब चीज यूनिटी ऑफ टैक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो, एकता नहीं होना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो में। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही पे आउट रेशियो दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई है सकता है कंपनी जो सभी लोग एक ही तरह से भुगतान करेंगे लाभांश का, ऐसा नहीं हो सकता। कोई 2%, कोई 10%, कोई 20% करेगा, ओके। तो एक क्वेश्चन बस ये बताइए कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो किस कैपिटल पर दिया जाता है, उसको कमेंट करिए। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं बताया हूँ, जो देखे होंगे क्वेश्चन का आंसर देंगे, राइट। और नहीं भी देखे होंगे तो आप इसका आंसर दीजिए कि किस कैपिटल पर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, किसका परसेंटेज देखा जाता है, राइट। अगर मान लीजिए कोई डिविडेंड बोल रहा है कि 10% हम देंगे, तो किसका 10%, उसी का ऑप्शन आंसर देना है कमेंट में। द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेब्ट कैपेसिटी ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो डेब्ट सर्विस रेशियो। तो यहाँ पर क्या देखेगा, कैश फ्लो कवरेज रेशियो। यहाँ पर क्या होगा, डेब्ट कैपेसिटी क्या होगी, आप फर्म कितना होगा, कैश फ्लो कवरेज रेशियो। देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या देखा जाना था, यहाँ पर समझिए, द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग डेब्ट कैपेसिटी, डेब्ट कितना लेंगे इसी कैपेसिटी को दिखाएगा कि कैश फ्लो कवरेज रेशियो क्या है, राइट। ये कब सही होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि हमारा इंटरेस्ट डेब्ट पर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जैसे यहाँ पर देता डेब्ट इंटरेस्ट
डेब्ट इंटरेस्ट। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, राइट। फिक्स एसेट्स में से कितना टर्नओवर फिक्स एसेट्स पे है, इस तरह से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यदि आप मेथड देना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा का CAPM मॉडल, CAPM मॉडल, राइट। तो CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये थ्योरी है। इसको आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग इसको टैकल करेंगे, राइट। यहाँ तक ये रहने दीजिए, इसमें क्योंकि बताने वाली चीज़ बहुत मतलब कि टाइम लग जाएगा, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लगे इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन इंटरनल फैक्टर है जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करता है, राइट। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फॉरवर्ड, मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्म। ये कौन सी है, क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्म। ये क्यों है, नॉट है, इसलिए देखिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म इंटरनल है, कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म इंटरनल है, डिविडेंड कितना देंगे ये भी इंटरनल है, लेकिन मार्केट रिस्क क्या है, मार्केट तो एक्सटर्नल सेक्टर है ना, इसलिए यहाँ पे माना जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। तो सबसे ज्यादा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए आप फर्म के देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के एनालाइज करते हैं कंपैरेटिवली, राइट। नेक्स्ट हु प्रोपाउंड द जेड थ्योरी, जेड ब्रेनवाउची की जो है आप जानते ही हैं, पीटर ड्रकर ने क्या दिया है, एमबीओ थ्योरी, जोसेफ जो पता नहीं है, डगलस मैकग्रेगर की XY थ्योरी है। ओके, अनदर नेम ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इस क्या है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स जानते हैं कि जो ऐसे बनता है, मैट्रिक्स जो बनाया था ना अभी ऐसे, ओके, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। और यही क्वेश्चन मान लीजिए पूछा था कि अनदर नेम की जगह पे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्लूड या एडिंग मिलकर किससे बना है, ओके, या किसको परिष्कृत रूप है, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है किस प्रकार से हुआ है, जानते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक अलग स्ट्रक्चर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक अलग स्ट्रक्चर है, दोनों को मिला करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर किया जाता है, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब क्या है, कोचिंग, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो कौन कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन, अप्रेंटिसशिप। देखिए अप्रेंटिसशिप तो ठीक है, अप्रेंटिसशिप तो सेलेक्ट द राइट आंसर फॉर द फॉलोइंग कोर्स। इसमें क्या है, कोचिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर कोचिंग कोई दे रहा है, जैसे आप काम कर रहे हैं उसी साथ कोई बता रहा है तो कोचिंग हो सकता है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग नहीं होता है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग ऑफ तरीके से होती है। ओके, रोल प्लेइंग, रोल प्ले आपकी तरह से होता है। अप्रेंटिसशिप कि जहाँ अप्रेंटिस जानते हैं कोई अप्रेंटिसशिप सीखने जाता है तो वहाँ काम हो रहा होता है ना, इसलिए ऑन जॉब ट्रेनिंग कही जाती है, राइट। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द आइडिया दैट ए मैनेजर टेंड टू बी प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ द इनकम्पिटेंस ऑफ रिफर्स टू द एडवांटेज प्रिंसिपल, द पीटर प्रिंसिपल, पीटर प्रिंसिपल है। ओके, यहाँ पर क्या है, मैनेजर टेंड टू प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ मींस यहाँ पर यह है कि जब असमर्थ व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति हाई लेवल पर प्रमोट होने लगता है, क्या है, पीटर प्रिंसिपल है, राइट। और ये संस्था के लिए बहुत खराब चीज है, अयोग्य व्यक्ति के ट्रांसफर ऊपर जाने लगे, लाइन। नेक्स्ट है द एम्फेसिस इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हैज शिफ्टेड फ्रॉम द स्टडीज ऑफ द आइसोलेटेड इंडिविजुअल एंड द physical environment to the consideration of motivation and moral. A motivated employees with a high moral will always give high productivity. तो यहाँ पहला क्या है, द एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की ये साइकोलॉजी है कि शिफ्ट हो गई है स्टडी ऑफ द आइसोलेटेड इंडिविजुअल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू द कंसिडरेशन ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल। मोरल एंड मोटिवेशन के द्वारा शिफ्ट हो रही है, सही बात है।
लेकिन ए मोटिवेटेड एम्प्लॉय विथ ए हाई मोरल विल ऑलवेज, ऑलवेज जो शब्द है ये गलत है। ऑलवेज गिव प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी ये नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी मोरल हाई हो गया, बहुत आपको बढ़ा चढ़ा देगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर देंगे, नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या होगा इसका? एजेंसी फंक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स, क्वाइंट्स, रेकरिंग अकाउंट, रिसीविंग डिपॉजिट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट, एडवांसिंग लोन और सेल ऑफ गुड्स नॉन बैंकिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। लेटर ऑफ रेफरेंस एजेंसी फंक्शन, मींस फंक्शन बताया गया कौन कौन से फंक्शन है। तो बैंक यदि लेटर ऑफ रेफरेंस दे रहा है किसी को तो एजेंसी फंक्शन कर रहा है। सेल ऑफ गोल्ड क्वाइंट्स कर रहा है तो क्या कर रहा है? रिसीविंग डिपॉजिट कर ओवर एडवांस लोन, और ये क्या हो जाए? सेल ऑफ गोल्ड क्वाइंट्स नॉन बैंकिंग फंक्शन है। यदि सेल कर रहा है गोल्ड का तो नॉन बैंकिंग फंक्शन है, राइट। द फॉलोइंग इज इंक्लूड अंडर द रिप्रेजेंटेशन फंक्शन ऑफ द बैंक्स। तो रिप्रेजेंटेशन फंक्शन देखा जा रहा है, पेमेंट ऑफ चेक्स एंड बिल्स। चेक रिप्रेजेंटेटिव मींस कि आपको करना है लेकिन बैंक कर रहा है, तो कौन कौन से कार्य करेगा? पेमेंट ऑफ चेक्स एंड बिल्स, निश्चित रूप से बिल और चेक आपको पेमेंट करना था लेकिन बैंक कर रहा है, वो भी है। प्रोवाइड रेमिटेंस ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, एडवांसिंग क्लीन क्रेडिट, एडवांस ओवरड्राफ्ट ऑन करंट अकाउंट, तो ये तो नहीं होगा। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल और परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटी का, ये भी हो सकता है, राइट। कौन होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स। ओके, तो ये एडवांस क्लीन क्रेडिट नहीं है, एडवांस क्रेडिट बताया था। ये ओवरड्राफ्ट आप दे रहे हैं तो खुद बैंक का स्वयं का कार्य है। एडवांस क्रेडिट दे रहा है वो भी बैंक का स्वयं का कार्य है, लेकिन परचेज देखिए दूसरे के आधार पर। जैसे सिक्योरिटी का सेल किसका काम है? कंपनी का, लेकिन वो कर रहा है। अंडरराइटिंग सिक्योरिटी सेल करवाने का अंडरराइटिंग जानते हैं, अभिगोपन करता है कौन? बैंक करता है, तो एजेंसी कार्य है। प्रोवाइडिंग रेमिटेंस फैसिलिटी दे रही है, वो भी है। और पेमेंट ऑफ चेक एंड बिल, चेक और बिल कोई वो भी है, एजेंसी फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट है कॉल मनी रेट्स इज एप्लीकेबल फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, इंटर बैंक एडवांस, बैंक टू रिजर्व बैंक, इंटर बैंक एडवांस। ये किस लिए यूज होता है? ऐसे समझिए, बैंक को प्रत्येक सैटरडे को हिसाब किताब देना पड़ता है रिजर्व बैंक को। मान लीजिए किसी महीने या वीक में लोन ज़्यादा दे दिए, डिपॉजिट कम आया, तो हो सकता है कि SLR CRR जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसी को फुलफिल करने के कॉल मनी नाइट मोड में मनी जिसको कहता है, एक रात के लिए दे दीजिए ताकि अपना यहाँ जमा कर लें, फिर कल वापस कर देंगे। एक नाइट का जितना इंटरेस्ट होगा वो बैंक को दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपये कम पड़ रहा है, 100 करोड़ जाके पंजाब नेशनल बैंक से ले लिए, स्टेट बैंक में ले लिया, आज रखा कल दे दिया। 100 करोड़ पर जो भी टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, दे देगा। फिर कभी PNB को आवश्यकता पड़ेगी तो SBI दे देगा। तो ये सब अपने में करते रहता है। ओके, उसी की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट बॉन्ड ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक, ट्रेजरी बिल्स, शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी। देखिए पब्लिक कंपनी पर्सनल सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल फर्स्ट ऑर्डर सिक्योरिटीज है, बॉन्ड ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो यहाँ पर सेम जैसे जो है 1 2 3 ऐसे मैच्ड है। ट्रेजरी बिल क्या है? सरकार जब पैसा उठाती है पब्लिक से तो उसको ट्रेजरी बिल इशू करती है, उसी के बारे में बताया जा रहा है, राइट। और लैंड डेवलपमेंट तो उस नाम से स्पष्ट है कि वो क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सम ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा देश के सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या करता है? कमर्शियल बैंक को भी कंट्रोल करता है, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक, रूरल बैंक्स। ओके, तो ये सभी को कंट्रोल करता है अपने देश में, राइट। तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी आप पढ़े होंगे और सब कुछ मैं बताया हूँ, तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसका हो जाएगा? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, डेविड रिकॉर्डर, अपॉर्चुनिटी थ्योरी हैवलर, फैक्टर एनवायरनमेंट थ्योरी हेक्सर और टेक्टर प्रिंसिपल जे स्मिथ की। ओके, तो ये आप एक पेज पर लिख करके याद कर लीजिएगा ताकि दोबारा कभी आपसे मुलाकात हो तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई the one from the following which is not type of disequilibrium in the balance of payment of a country। तो कौन डिसइक्विलिब्रियम के लिए बैलेंस पेमेंट के लिए नहीं होता है? तो पहला साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम, सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, सेक्टोरल डिसइक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्या होगा? तो सेकुलर क्या है? सेकुलर नहीं है, राइट।
ये क्या है, सेक्टोरल, क्षेत्रीय, ये नहीं है, राइट। तो इसमें कौन नहीं होगा, सेक्टोरल। साइक्लिक होगा, चक्रीय, ओके। सेक्युलर मीन्स चिरस्थायी, स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक, ये होगा, लेकिन सेक्टोरल डिस्क्विलिब्रियम नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट होगा द पार्टिसिपेंट हु टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट, डिफरेंट मार्केट्स आर, क्या होता है, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में क्या करते हैं, इस मार्केट का फायदा आप अगले मार्केट में लेते हैं। और मैं ये बताया था कि आर्बिट्रेज प्रोसेस किसके द्वारा दिया गया है, कमेंट करके बताइए, आर्बिट्रेज प्रोसेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, बताया हूँ। द लायबिलिटी ऑफ द ऑप्शन बायर्स इज लिमिटेड इन द करेंसी ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन बायर नीड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन इफ द एक्सचेंज रेट इज नॉट फेवरेबल फॉर हिम। तो सही है, करेंसी ऑप्शन में लिमिटेड है, और जब ऑप्शन बायर में उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो उसको निश्चित नहीं है कि वो उसके एक्सचेंज रेट को करे, तो ये दोनों सही हैं, राइट। नेक्स्ट है एमएनसी दैट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द होम मार्केट एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज। ये क्या है, जियोसेंट्रिक। तो या इसको मैं बताया था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है तो मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इथनोसेंट्रिक अपनी रणनीति, ऐसे समझिए, सॉरी, अपनी रणनीति हर जगह यूज करना। कहीं सेल होगा, अपनी रणनीति लगाएंगे। वर्ल्ड लेवल पर कहीं मार्केट होगी, जो हमारी रणनीति है देश की या हमारी बिजनेस की देश की, वो देश दुनिया में हर जगह यूज करेंगे। इथनोसेंट्रिक फर्म कही जाती है। पॉलीसेंट्रिक मीन्स कि जिस देश में जाएंगे, जिस देश में उसकी, ओके, उसकी हम यूज करेंगे, तो ये पॉलीसेंट्रिक हो गया। और जियोसेंट्रिक क्या हो गया, दोनों, अपनी प्लस दूसरे देश की, दूसरे देश की क्या यूज करेंगे, रणनीति, बिहेवियर, वहाँ के अप्रोच लेंगे, वहाँ के लोगों का राय लेंगे, वहाँ के एटीट्यूड देखेंगे, वहाँ के लोगों को व्यवहार को देखेंगे, वहाँ के लोगों की सोच के देखेंगे, सब कुछ, रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ध्यान में रख के करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, एन एमएनसी मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन द होम मार्केट एंड होस्ट मार्केट। तो होम मार्केट और होस्ट मार्केट दोनों पॉलिसीज को ध्यान रखती है, नीति को, तो कहा जाता है जियोसेंट्रिक, मतलब अपनी और दूसरे दोनों को ध्यान रखती है, जियोसेंट्रिक मार्केट, राइट। तो ये था दिसंबर 2013 का सेकेंड पेपर। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा ये क्लास। यदि पसंद आया हो तो कम से कम लाइक कर दीजिए, ओके। और आगे क्लास में बने रहिए, धीरे धीरे चीज़ें को जब पेपर पढ़ा लेंगे, धीरे धीरे जो भी चीज़ें डाउट्स होंगी, जो भी स्टैटिस्टिक्स में क्या डाउट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डाउट है, वो सब चीज़ें एक एक करके, मार्केटिंग में क्या डाउट्स हैं उसको हम अलग से पढ़ाऊँगा, उसकी अलग से क्लासेस पढ़ाऊँगा, जैसे फ्री पोर्टल पढ़ा दूँगा एक बार, और IM पांडे या प्रसन्ना चंद्रा की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा दूँगा। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, राइट। तो क्लास देखते रहिए और हमको मोटिवेट करते रहिए। यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।